लेक्चर 5। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टर्निंग ऑफ व्हीकल्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स। सो बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो अब ये फ्रिक्शन का एक अगला स्टेज है। फ्रिक्शन की हेल्प से कैसे व्हीकल्स टर्न होते हैं और कैसे उसको हेल्प करने के लिए रोड्स को बैंक किया जाता है ताकि आपके व्हीकल्स आसानी से मुड़ सकें, ताकि उनको रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है मिल सके, या दूसरे वर्ड में अगर आप सेंट्रीफ्यूगल के टर्म्स में समझते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, फ्रिक्शन सपोर्ट करने के लिए हम लोग रोड्स को थोड़ा बैंक कर देते हैं। फिर साइकिल वाली प्रॉब्लम भी देखेंगे कि कैसे आप कभी किसी मोड़ पे टर्न लेते हैं तो आप एक तरफ झुक जाते होंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा लेक्चर है ये। सर्कुलर मोशन का बेस्ट लेक्चर यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है टर्निंग ऑफ व्हीकल। तो ये फिगर आप देख सकते हैं राइट साइड में, ठीक है। दिस इज योर व्हीकल जो कुछ v स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है और ये इस टर्न पे इसको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, ठीक है। तो अगर इस लेफ्ट पाथ का, इस ट्रैक का रेडियस r है, अगर सपोज करिए ये सेंटर है, दिस इज योर रेडियस r, ठीक है। तो ये अगर व्हीकल v स्पीड से जा रहा है तो इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स होगा एंड दैट इज योर फ्रिक्शन, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ही होगा, ठीक है। सो लिखिए यहाँ, टू बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोग सारी एनालिसिस अपनी सेंट्रीफ्यूगल के टर्म्स में ही कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल के टर्म्स में भी आप कर सकते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे कि फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। या तो वैसा कहिए, पर इस तरह से बेसिकली आसान होता है। टू बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Fr will act radially towards the center, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन इसकी बन जाएगी कि Fr इज इक्वल टू mv²/r। अब ये है आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। अब वही सेम स्टोरी आपको रिपीट करनी होगी कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्स फ्रिक्शन। Fr मैक्स कितना होगा, दैट इज योर म्यू एन। अच्छा, अगर इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में FBD बनाएं, ये आपका वर्टिकल नहीं है, ये एक प्लेन है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन FBD अगर आप बनाएंगे व्हीकल की, तो ये इस पे n लग रहा होगा और ये इस पे mg, ठीक है। ये एक प्लेन है सर्कल का, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में अब बनेगा इसकी FBD, तो नीचे आपका mg हो जाएगा और ऊपर आपका n हो जाएगा। तो आ जाएगी n इक्वल टू mg, तो ये हो जाएगा म्यू mg। अच्छा, यहाँ का म्यू दिया हुआ है, म्यू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोड और व्हीकल के बीच का। ठीक, तो Fr की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू Fr मैक्स कर दीजिए आप, तो पाएंगे कि mv²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। तो mv²/r आपकी लेस देन इक्वल टू म्यू mg हो जाएगा। और यहाँ से आपका इक्वेशन m से m कैंसिल कर दो, तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, ये आपकी रिलेशन बन जाएगी। इतने कम स्पीड, इतने या इतने कम स्पीड से अगर व्हीकल टर्न होगी तो टर्न हो पाएगी, अदरवाइज वो बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगी।
तो ये चीज़ लिखना ज़रूरी है इसका टेक अवे। इफ व्हीकल टर्न एट और लेस देन, अंडर रूट भी लगा है यहाँ पर, लेस देन रूट म्यू जी आर स्पीड, इट विल नॉट स्लिप। ठीक है, अगर इतने तक स्पीड से ये टर्न करेगी तो स्लिप नहीं करेगी, अदरवाइज ये बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगी। ठीक है, तो ये था सिंपल सा टर्निंग आपका फ्रिक्शन की हेल्प से। पर ये तब है, आप देखो कि इसमें सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग नहीं लिए हैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं v स्पीड से चल रहा है। तो हम लोगों ने यही बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस पूरे एनालिसिस में at आपका ज़ीरो है, क्योंकि अल्फा भी ज़ीरो है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो टेंजेंशियल स्पीड आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, v स्पीड से ही चल रहा है ये, तो उस v की कंडीशन है। पर ऐसा केस भी हो सकता है कि जब आपका v चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो वो आएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्स सर्कुलर मोशन में। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कि अब आपका v भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा ही होगा, अब एक सूडो का कंपोनेंट आएगा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लगेगा। ठीक है, जो मैंने m80 से दिखाया है, ये आपके वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये मैं सूडो फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो m80, व्हाट इज 80? 80 आपका नॉन जीरो है, और 80 इस प्रॉब्लम में अगर व्हीकल का एक्सेलरेशन a दिया है तो a टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, व्हीकल स्पीड इज v एंड एक्सीलरेशन a। ठीक है, टेंजेंशियल मतलब आगे की तरफ इसका, इस मोमेंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a दिया है, तो हमारे हिसाब से 80 इसका a हो जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देखिए इस व्हीकल पे दो सूडो फोर्स लगेंगे, एक तो रेडियल कंपोनेंट लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ठीक है, और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लगेगा m80। ठीक है, टोटल सूडो फोर्स आपका fp हो जाएगा, टोटल सूडो। ठीक है, तो एक आपका mv²/r हॉरिजॉन्टल हो गया या रेडियल हो गया, और m80 टेंजेंशियल हो गया, रेडियल, एंड दिस इज योर टेंजेंशियल। अब इनको बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, सूडो फोर्स विल हैव टू कंपोनेंट्स, टेंजेंशियल एंड रेडियल, फ्रिक्शन विल बैलेंस टोटल सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, तो रेडियल वाला होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक टेंजेंशियल भी होता है अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो। ठीक है, at नॉट इक्वल टू जीरो, v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो नहीं है क्योंकि v कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। टोटल सूडो फोर्स fp की वैल्यू हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रेडियल का, इन दोनों का रिजल्टेंट आप ले लो, तो कितना हो जाएगा, mv²/r का स्क्वायर प्लस m80, 80 को मैं a लिखूंगा। ठीक है, अभी इसको 80 रहने दीजिए, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की वैल्यू fp के बराबर होगी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mv²/r का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में fbd बनाएंगे आप तो दो ही फोर्स रहेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक mg। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन के लिए आप लिखेंगे n इक्वल टू mg। ठीक है, नाउ लेट मी चेंज कलर,
एफ आर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, अब एफ आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स, पुरानी कहानी है अपनी। तो यहाँ से मेरा आएगा दिस वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर का अंडर रूट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। एम से हर तरफ कैंसिल करके स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो ये इक्वेशन बनेगी एम वी स्क्वायर बाई आर, ऑलराइट, का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा v की पावर 4 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर को अब मैं इधर लेता हूँ, ठीक है, v पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं v की वैल्यू लिखूं यहां से, v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/4। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं अगर स्क्रीन से गायब हो रहा है तो। v should be less than equal to म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/4। अब आप देखिए पिछले वाले इक्वेशन से म्यू जी आर का अंडर रूट जो था उससे इस बार ये एडिशनल एक ए का टर्म माइनस हो रहा है, मतलब इस बार कम स्पीड पे ही स्लिप होगा क्योंकि एक एक्सिलरेशन भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिखिए पहला पॉइंट कि ड्यू टू एक्सिलरेशन व्हीकल विल स्लिप एट लोअर स्पीड। ठीक है, मतलब एक्सिलरेशन होने की वजह से वो पहले ही स्लिप करने लगेगी। दूसरा, जितना ज़्यादा एक्सिलरेशन होगा हायर द ए लोअर विल बी स्लिपिंग स्पीड। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आप एक्सिलरेशन लोगे उतने कम स्पीड पे व्हीकल स्लिप करने लगेगी, क्योंकि कंडीशन में आपके एक ए का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी कंडीशन, इसको मैं एक बार इधर भी लिख देता हूँ, v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल की पावर 1/4। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना यहाँ से, कुछ गलती तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी है जब टेंजेंशियल भी एक्सिलरेट कर रही है व्हीकल, तो आपको क्या करना होगा, कम स्पीड पे चलना होगा ताकि व्हीकल आपकी स्लिप ना करे, और कम स्पीड पे। अगर बिना एक्सेलरेशन के आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे चल सकते हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं तो आपकी फर्दर स्पीड कम होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब व्हीकल्स टर्न होती हैं तो ड्राइवर अपना एक्सीलरेटर छोड़ देता है। ठीक है, सिंपली वो स्पीड कम करके टर्न करता है, तो इसीलिए हम लोग मोड पे एक्सीलरेटर हमेशा छोड़ देते हैं व्हीकल्स की, यही रीज़न है, क्योंकि इसीलिए आप स्पीड आप ज़्यादा ले सकते हैं थोड़ा। ठीक है, अब इसी का अगला वर्जन आता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से तो टर्न कर रहे हैं, लेकिन कई बार फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी बैलेंस कर सके। ठीक है, तो इसी को सपोर्ट करने के लिए हैवी व्हीकल्स के लिए हाईवेज पे वगैरह रोड्स बैंक की जाती हैं। बैंक का मतलब है कि उनको थोड़ा सा उठा देना, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा बैंक कर देना, मतलब थोड़ा सा थीटा डिग्री पे इंक्लाइन कर देना। ठीक है, तो कुछ यूं देखिए आप फिगर में, ये हॉरिजॉन्टल रोड है,
दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रोड और ये आपका बैंक रोड है, बैंक्ड रोड, इसको बैंक कर दिया हमने थीटा से, ठीक है। तो इस पे जो है नीचे की तरफ ये आपका व्हीकल है कुछ ऐसा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका इधर से कहीं टर्न हो रहा है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर मोशन का आर्क कहीं ये पर है, ठीक है। मतलब ये ऐसे करीब व्हीकल टर्न हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका कहीं सेंटर होगा इसका और यहीं से रेडियस आपका आर हो जाएगा। तो ये भी बनाना ज़रूरी है, इसको भी स्केल से ही बना देता हूँ। ये इसका रेडियस हो जाएगा, टर्निंग रेडियस आर, ठीक है। ये व्हीकल है आपका, ये कुछ इसका समझ लो आप पीछे से प्रोजेक्शन है, तो पीछे से प्रोजेक्शन है तो इस पर टर्न हो रहा है। अब अभी यहाँ हम लोग फ्रिक्शनलेस मान के चल रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बैंकिंग से क्या हो सकता है, क्या उसको टर्न हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो mg आपका नीचे की तरफ लगेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया ब्लू कलर से, mv²/r, क्योंकि इसके अबाउट टर्न हो रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ का अब एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन विल ये परपेंडिकुलर टू बैंक्ड रोड लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स करेंगे, इधर आएगा n cos थीटा और टूवर्ड्स द सेंटर आएगा n sin थीटा। तो आपका n sin थीटा बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, n sin थीटा विल बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, इक्वेशंस बनेंगी n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ओके। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब mg वाली डायरेक्शन है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। व्हीकल जो आपको दिख रहा है वो पीछे से दिख रहा है, ठीक है। जिस अंदर की तरफ, सपोज करिए अंदर प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है व्हीकल, ठीक है। तो n cos थीटा mg के बराबर होगा और n sin थीटा की वैल्यू होगी mv²/r, ठीक। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर देना है। तो tan थीटा आ जाएगा आपका v²/rg। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स v²/rg। तो मतलब अगर आपकी व्हीकल v स्पीड से चल रही है तो इतनी बैंकिंग रिक्वायर्ड है विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। या तो इसको इस तरह इंटरप्रेट करिए, लिख लीजिए इसे, फॉर अ गिवन स्पीड v बैंकिंग रिक्वायर्ड इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। तो इसका मतलब होगा, इसको मैं दूसरे रेड कलर से ही लिखता हूँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा यहाँ से, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अगर कोई गिवन थीटा है, गिवन बैंकिंग दिया हुआ है, तो आप इतनी स्पीड से ही चल सकते हैं, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। फॉर अ गिवन बैंकिंग थीटा रिक्वायर्ड स्पीड टू टर्न is
आर जी tan थीटा, और ये एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ज़्यादा करेंगे तो स्लिप होगा, कम करेंगे तो स्लिप होगा। तो ये एक स्पेसिफिक इसका ड्रॉबैक है कि अगर बहुत कम फ्रिक्शन है कहीं, ठीक है, तो बैंकिंग आपकी एकदम स्पेसिफिक उतनी ही होनी चाहिए स्पीड के करस्पॉन्डिंग। मतलब कोई अगर गिवन बैंकिंग है तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चल सकते हैं, ठीक है। ये पर कहानी थी कि ये फ्रिक्शनलेस मान लिया, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब फ्रिक्शन भी आ जाता है और बैंकिंग भी आ जाता है, मतलब दोनों आप सपोर्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस करने के लिए, तो कहानी कैसी होती है, ठीक है। तो वही केस रियलिस्टिक केस है, ये तो आपका एक हाइपोथेटिकल केस है, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर पूछ देता है, ठीक है। तो चलो अब वो वाला केस भी देख लेते हैं, बैंकिंग विथ फ्रिक्शन। तो ये राइट साइड में आप जो फिगर देख रहे हैं, इसमें अगेन ये व्हीकल है, थीटा डिग्री से हमारा रोड बैंड है, और अब यहाँ फ्रिक्शन है, म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड व्हीकल, ठीक है। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं फिर से। अगेन सिमिलर कहानी है कि अगर किसी v स्पीड से ये चल रहा होगा तो एक तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। मैं फिर से वो बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके अबाउट टर्न हो रहा है व्हीकल, और ये मेरा रेडियस है जिसको मैं r से डिनोट करूंगा, ठीक है। दिस इज माई r, ओके। तो अगर मेरा ये r है तो यहाँ पर देखो मैंने बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r लगाया है। नॉर्मल आपका फिर से थीटा डिग्री पे लग रहा होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये भी एंगल मेरा थीटा होगा, तो दिस बिकम्स n cos थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, या हम लोग इस बार n को इस बार फ्रिक्शन है तो इस बार व्हीकल ही मेरा गायब हो गया है। ठीक है, तो इस बार हम लोग n और फ्रिक्शन के डायरेक्शन में ही रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, ठीक है। तो mv²/r मेरा बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और mg मेरा नीचे लग रहा है। अब क्योंकि mv²/r है, कोई स्पीड है, तो इससे व्हीकल की बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन हमेशा डाउन द इंक्लाइन लगेगा, अप द इंक्लाइन नहीं लगेगा, क्योंकि mv²/r का देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा अप द इंक्लाइन, यही इसको बाहर ले जाना चाहेगा इंक्लाइन पे। तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल आपका ऐसे ही लग रहा है, mg ऐसे ही लग रहा है। अब इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि बैंकिंग हमेशा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम की जाती है, ठीक है। बैंकिंग इज ऑलवेज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, दैट सो दैट व्हीकल्स डू नॉट स्लिप डाउन द इंक्लाइन। याद करिए फ्रिक्शन के लेक्चर से कि अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से ज़्यादा हो जाती थी तो ब्लॉक इस पर स्लाइड करने लगता था डाउन द इंक्लाइन ही। मोशन किधर है हमारा? देखो प्लेन के अंदर है मोशन, इसमें समझना पड़ेगा आपको, ये पीछे से व्हीकल का प्रोजेक्शन है, मतलब इस प्लेन में रोड अंदर गई हुई है, उस पर व्हीकल जा रहा है। तो क्या होगा, आपने रोड को ज़्यादा उठा दिया अगर तो उस पर ही स्लाइड कर जाएगी व्हीकल। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए थीटा हमेशा tan इनवर्स म्यू से कम लेते हैं। तो नीचे स्लिप करने वाला केस ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फ्रिक्शन का ऊपर लगने का कोई पॉइंट नहीं है किसी भी स्पीड पे। तो कोई वी मिन टाइप का
केस नहीं आएगा कि वी, जैसे हम लोग पहले फ्रिक्शन के केसेस में करते थे कि एक वी मिन निकालते थे, एक वी मैक्स निकालते थे। वी मिन वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर लगता था, इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस केस में हम लोग बैंकिंग ऐसी लेते हैं कि वो tan इनवर्स म्यू से, आप खुद सोचिए कोई मिनिमम स्पीड से आप चलते हैं किसी रोड पे तो क्या नीचे स्लिप कर जाते हैं? ऐसा नहीं होता, राइट? आप खड़े हो सकते हैं उस पर, जीरो स्पीड भी हो सकती है। तो ये आप लिख लीजिए, वी मिन डज नॉट एग्जिस्ट और कैन से equal to 0 because downward slipping case does not exist। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? बिकॉज सिंस थीटा आपका tan इनवर्स म्यू से कम है, सिंस थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू। तो क्या चीज हम लोग को निकालनी है? फॉर वी मैक्स vehicle will have tendency to slip up the incline, ठीक है, जो कि मैंने फिगर में दिखाया है। इस mv स्क्वायर की वार की वजह से इधर की स्लिप करने की टेंडेंसी होगी। Therefore fr will act down the incline, ठीक है, ओके। तो अब फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर ये mg है तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इधर मेरा एक mg sin थीटा भी आ जाएगा, ठीक है, mg sin ऑफ थीटा। mv स्क्वायर बाई आर को रिजॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा मेरा mv स्क्वायर बाई आर, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, mv स्क्वायर बाई आर। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा mv स्क्वायर बाई आर कॉस ऑफ थीटा, और इधर कॉस थीटा mg कॉस थीटा की डायरेक्शन में आएगा mv स्क्वायर बाई आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन पहले लिख लेना है कि n की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। इक्वेशंस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, क्या क्या इक्वेशंस हैं देखिए। n की वैल्यू है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। n की वैल्यू है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है? along the incline, along the incline क्या बनेगी मेरी? ये बनेगी mg sin थीटा प्लस एफ आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। एफ आर प्लस mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो यहाँ से आप एफ आर निकाल सकते हैं, एफ आर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस mg साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको पता है कि एफ आर की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स कर दीजिए। व्हाट इज एफ आर मैक्स? इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू, कितना आएगा? एन की वैल्यू डाल दो, म्यू टाइम्स
एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। आपको v कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू डू इज सारे v वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इधर अगर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लूँ तो आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू जी आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये v की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको v मैक्स निकालना है कितनी स्पीड हमें हो सकती है तो दैट शुड बी, सिंपली आप इक्वलिटी वाला ले लेंगे, v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो व्हीकल स्पीड आपकी स्पीड इतनी v मैक्स आई है, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी कि इतना v इससे ऐसे कम होना चाहिए। तो व्हीकल स्पीड शुड बी लेस और इक्वल टू v मैक्स, ठीक है। ठीक है, व्हीकल की स्पीड इतनी या इतने से कम हो सकती है टू प्रिवेंट स्लिपिंग ड्यूरिंग टर्निंग, ठीक है। इसमें एक केस और बनता है जो मैंने नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग इसको खुद ट्राई करिए कि अगर इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो रहा हो तो क्या होगा, ठीक है। ये केस था कांस्टेंट स्पीड एटी की वैल्यू हमने 0 मानी थी, ठीक है, ये हमने पहले ही माना था। पर आप वो वाला केस भी करके देखिए कि अगर एटी भी ले लेंगे तो एक अदर फोर्स आ जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो प्लेन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक टाइप की 3D प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन आपका ऐसे डायरेक्शन में लगेगा कि उसको एटी को भी बैलेंस करेगा और इस प्लेन में भी लग रहा होगा जिसमें आप देख रहे हैं। तो वो अपने जेई में इतना पूछेगा नहीं, पर फिर भी आप ट्राई करने के लिए उसको भी एक कर सकते हैं आराम से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बस बेसिकली उसमें सूडो फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा सेंट्रीफ्यूगल और वो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। लगेगा डाउन द इंक्लाइन ही, पर उसका एंगल चेंज हो जाएगा बस प्लेन का, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आती है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप साइकिल से चलते हो तो किसी मोड़ पे अगर मुड़ते हो आप, तो आप क्या करते हो, हल्का सा झुक जाते हो, जाने अनजाने में आपकी बॉडी अपने आप झुक जाती है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखते हो कि आप हल्का सा बेंड कर जाते हो, नहीं बेंड करोगे तो गिर जाओगे, है ना। ये आप टर्निंग पे देख लेना, किसी स्पीड से अगर चल रहे हो तो क्या होता है इसमें कि किसी एंगल थीटा पे साइकिल को बेंड करना पड़ता है। क्यों बेंड करना पड़ता है? क्योंकि अगर बेंड नहीं करोगे तो आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने साइकिल दिखाई है, ये रोड है, तो इस पे कुछ मान लो ये सेंटर है, दिस इज माय सेंटर, तो यूं टर्न हो रहा है और यहाँ से मेरा, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ये मेरा रेडियस है बेंडिंग का,
सॉरी टर्न का, ठीक है। अब साइकिल कुछ थीटा डिग्री पे बेंड हो गया है टर्न की तरफ, ठीक है। साइकिल हैज टू बेंड बाई थीटा डिग्री टुवर्ड्स द टर्न। अब यही थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने फोर्स दिखाया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और ये इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा साइकिल के। ओ इसका सेंटर ऑफ मास है, जहां पर मास का पूरा सेंटर आप पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, यही होता है सेंटर ऑफ मास। आगे के चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे, बट अभी बेसिकली आप ये समझिए सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि पूरी बॉडी को अगर किसी पार्टिकल या पॉइंट मास से रिप्लेस करना हो तो वो जो पोजीशन जहां पर उस पॉइंट मास को रख सकते हैं पूरी बॉडी की एनालिसिस करने के लिए, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे ही mg भी लग रहा होगा, ठीक है। अब ये सरफेस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका टायर का, तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और एक फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन हो रहा होगा, ठीक। तो आपको सबसे पहले यही समझना होगा कि बेंडिंग कर क्यों रहे हैं, होती क्यों है साइकिल। सोचो अगर बेंडिंग ना हो तो क्या होगा, पहले देखें कितने इस पे, ठीक है 2 पेज हैं। इफ देर इज नो बेंडिंग, इफ देर इज नो बेंडिंग तो क्या होगा, तो कुछ यूं होगा कि ये आपका साइकिल मान लीजिए सीधी है, तो अब आपका यहां पर एफ आर लग रहा होगा, यहां पर एन लग रहा होगा, यहाँ पर mg लगेगा और यहाँ पर mv²/r लगेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, अगर इसको मैं C पॉइंट बोलूँ, इसके अबाउट देखो इसका फ्रिक्शन का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क और mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, सब यहीं से पास कर रहे होंगे, एक लाइन में है सब। बट mv²/r का टॉर्क नहीं लगेगा और ये इसको बाहर की तरफ टॉपल करा देगा। इफ देर इज नो बेंडिंग देन सेंट्रीफ्यूगल या साइकिल विल टॉपल, then cycle will topple outwards due to centrifugal force mv²/r, ठीक है। ये mv²/r अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब C पॉइंट के अबाउट mv²/r का टॉर्क आएगा। सिर्फ टॉर्क का हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे, बट अभी समझिए कि अगर फोर्स जो है पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना उसी के अबाउट से पास कर रहा है, फोर्स जहां पॉइंट से पास करता है उसके अबाउट टॉर्क 0 होता है। बेसिकली टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, या इनफैक्ट आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट से आपको निकालनी है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें टॉर्क देता है। अभी इतना ही समझिए, आगे डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो C के अबाउट अगर आप टॉर्क देखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा, नॉर्मल का टॉर्क 0 होगा और mg भी इसी से पास कर रहा है, एक लाइन में है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास O है, तो इसका भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ mv²/r। तो mv²/r का टॉर्क होगा, ये वाली डिस्टेंस अगर हम लोग L बोल दें, L/2 ले लें, साइकिल की लेंथ L है मान लीजिए, टोटल हाइट ये L/2 और ये भी L/2, तो टॉर्क हो जाएगा इस केस में mv²/r इंटू L/2, ठीक है। ये टॉर्क लग जाएगा C के अबाउट और व्हीकल आपका साइकिल टॉपल कर जाएगी बाहर की तरफ। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा थीटा डिग्री पे बेंड करते हैं। तो अब आते हैं अपनी पे एनालिसिस पे। टू प्रिवेंट टॉपलिंग ऑफ साइकिल वी बेंड बाई थीटा। अब ये थीटा कितना है यही हमें पता करना होगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना होगा, फिर से सबसे पहले फोर्स बैलेंस कर दीजिए। फोर्स बैलेंस दो इक्वेशंस बनेंगी। क्या क्या बनेगा, n की वैल्यू हो जाएगी mg फर्स्ट, और fr की वैल्यू हो जाएगी mv²/r। ये तो मेरी दो इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, अब हमें टॉर्क भी बैलेंस करना है। ठीक है, ओके। तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए अगर ये पॉइंट सी माना है हमने, तो आपको क्या करना होगा, सी के अबाउट आप टॉर्क बैलेंस कर दीजिए। टॉर्क बैलेंस अबाउट सी, तो वो कितना होगा, अगेन सपोज करिए इसको मैं अलग से बना देता हूं। ये मेरा सी था, या नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, इसे ज़्यादा आसानी रहेगी। थोड़ा हैंग हो गया है, थोड़ा वेट करिए आप लोग। तो कुछ यूं दिख रहा है आपको, ये मेरा सी पॉइंट है, दिस इज माई FR, दिस इज माई नॉर्मल, ये मेरा mg है, और ये मेरा mv²/r है। एंड सपोज ये मेरा L/2 था, और एंगल कितना था हमारा, थीटा डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। दिस इज माई L/2, इसको डॉट से दिखाते हैं। mg इस लाइन में आ रहा होगा आपका कुछ, तो ये वाली जो डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर होगी mg से, दैट इज़ योर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा एंड ये भी थीटा होगा। दिस इज़ योर L/2, तो ये आपका L/2 साइन थीटा होगा, और ये डॉट डॉट जो मैं दिखा रहा हूँ दैट शुड बी L/2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपका, इसमें रेड से दिखा देते हैं हम, FR इधर है, और ये मेरा mv²/r है। ठीक है, तो अब सी के अबाउट अगर आप टॉर्क बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, देखो FR का 0 हो जाएगा, FR इंटू 0 प्लस नॉर्मल का 0 हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, प्लस mg। अब देखो mg का सेंस ऑफ रोटेशन mg इंटू L/2 साइन थीटा। अब इसको ऐसे लिखते हैं कि mg को अगर पकड़ के खींचें आप सी के अबाउट, तो इसको ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा mg। ठीक है, तो अगर इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं आप तो उल्टा वाला नेगेटिव लिखेंगे। तो सिमिलरली mv²/r का टॉर्क जो है सी के अबाउट, इसको अब इस तरह खींचेगा। तो अगर आपने ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखा है तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखेंगे।
तो माइनस mv² इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L/2 cos थीटा, ये 0 होगा अब, ठीक है। इसको 0 करना है आपको, टॉर्क बैलेंस करना है। तो आपका आ जाएगा mg L/2 sin थीटा शुड बी इक्वल टू mv²/r L/2 cos थीटा, ठीक है। चीज़ें कैंसिल कर दीजिए, L से L कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा g sin थीटा, या रहने दीजिए इसको mg sin थीटा इक्वल टू mv²/r cos थीटा, ठीक है। तो आपका यहाँ से बनेगा mv²/r डिवाइडेड बाई mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से दो चीज़ें आएंगी, यहाँ से इसको आप थर्ड इक्वेशन बोलिए, ठीक है। यहाँ से दो इक्वेशन आएंगी। तो पहला आएगा कि अगर आप mv² की वैल्यू डाल देते हैं fr और mg, आई बेग योर पार्डन, दिस इज नॉट mg sin थीटा, दिस इज mg, तो tan थीटा आपका आ जाएगा v²/rg और इज इक्वल टू mv² की जगह देखो आप लिख सकते हो fr, ठीक है। mv² की जगह लिख सकते हो न्यूमरेटर में fr, और mg की जगह आप लिख सकते हो n, ठीक है। तो ये हो जाएगा n, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg इज इक्वल टू tan इनवर्स fr/n। तो ये मेरी कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं। ये कंडीशन यूं ही नहीं है, देखो इतनी तो हमें बेंडिंग करनी पड़ेगी अगर हम v स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। बेंडिंग रिक्वायर्ड इज, सबसे पहले लिख लीजिए, बेंडिंग रिक्वायर्ड इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। ये तो हमें इतनी बेंडिंग चाहिए सक्सेसफुली उसको टर्न करने के लिए। दूसरी बात, इसी को इक्वल देखिए हमारे इक्वेशन से आ रहा है कि fr/n होना चाहिए tan इनवर्स। अब अपने फ्रिक्शन के इनिशियल लेक्चर से याद करिए कि अगर ये fr है, ये n है, तो इनका रिजल्टेंट होता था कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना, C, और वो जो एंगल फाई बनाता था, तो tan फाई की वैल्यू होती थी fr/n, या फाई की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स fr/n होता था, ठीक है। ये आता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा की कंडीशन आ रही है tan इनवर्स f/n, यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन आना चाहिए। यही होता था एंगल ऑफ फ्रिक्शन कि कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब हमारी कंडीशन आएगी कि थीटा शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। थीटा शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज tan इनवर्स fr/n, ठीक है। इतने के बराबर होनी चाहिए हमारी बेंडिंग। अब अगर इसके बराबर ये जैसा इक्वेशन आ रहा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स fr/n, इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल जो है नॉर्मल से और जो बेंडिंग थीटा पे दिख रहा है सेम होगा, ठीक है। देखो फाई की वैल्यू आपकी थीटा आ रही है, इसका मतलब जो यहाँ से इनका रिजल्टेंट होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ C से, ठीक है। ये ऐसे पास कर रहा होगा, और ऐसे पास करने का मतलब ये तो मेरा सेंटर ऑफ मास था, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर mg लग रहा है, ठीक है। समझ आ रहा हो कि ये 5 डिग्री पे अपना कॉन्टैक्ट फोर्स लगता था नॉर्मल से, उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे। इस केस में बेंडिंग की रिक्वायरमेंट है कि बेंडिंग उसी के बराबर होनी चाहिए,
तो फाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू फाई के बराबर हो जाएगी। तो यही मैंने कर दिया, अगर ये थीटा की वैल्यू फाई के बराबर है तो मैं इसको इस डायरेक्शन में सी को दिखा सकता हूँ क्योंकि ये एंगल थीटा है। अब सी अगर इधर है तो सी आपका ओ से पास करेगा। इसका मतलब कंडीशन ये होगी कि आपका कॉन्टैक्ट फोर्स जो है दैट शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये इंपॉर्टेंट आ रहा है इसमें। कॉन्टैक्ट फोर्स शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है तीसरी कंडीशन। ये तीनों आप समझेंगे कि पहले अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कितनी बेंडिंग चाहिए तो दैट इज सिंपली tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। दूसरा कंडीशन ये आता है हमारा कि बेंडिंग की वैल्यू tan इनवर्स एफ आर बाई एन भी है, और एफ आर बाई एन का tan इनवर्स होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो थीटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। पर जैसे ही अगर आप ये कहेंगे कि थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स की भी डायरेक्शन अलोंग दी साइकिल की जो बेंड लाइन है यानी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी। तो आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन टेक अवे इसके, ठीक है। अब बेंडिंग ऑफ साइकिल का एक एक्सटेंशन आपने देखा होगा जब आप कभी मेले में जाते होंगे घूमने, तो एक मौत का कुआं टाइप का, पहले बचपन में अगर आप लोग गए हैं तो, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक कुआं रहता था, उसके वॉल्स पे बाइक बहुत तेज स्पीड से चलती थी, बहुत ही तेज स्पीड से, है ना। तो वो उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो भी इसी का सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसी टाइप की, तो वो भी देख लेते हैं। देखो बाइक वेल वाला प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, ये सपोज करो वॉल है कुएं का, ठीक है। इसमें सेंटर आपका बीच से कहीं पास कर रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरी बाइक है सपोज करो, कुछ आपको यूं सामने से देख रहे हैं, तो एम जी इसका नीचे लग रहा होगा, इसके अबाउट टर्न कर रहा है वी स्पीड से, तो एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर लग रहा होगा, आर मेरा ये रेडियस हो जाएगा, और ये वॉल जो है इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है। अब इस केस में फ्रिक्शन आप खुद सोचो ऊपर लगेगा क्योंकि एम जी की वजह से इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे होगी, ठीक है। सो ड्यू टू एम जी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। देयरफॉर फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स, ठीक। फ्रिक्शन आपका ऊपर लगेगा, बात बराबर। अब आप सिंपली फोर्स बैलेंस कर लीजिए, इक्वेशंस ऑफ फोर्स बैलेंस। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन, और दूसरी बनेगी एफ आर इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा चेंज लग रहा है, एफ आर की वैल्यू म्यू एम जी ना होके म्यू एन होगी। तो कंडीशन क्या होती है हमारी, टू प्रिवेंट स्लिपिंग एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर ऑफ मैक्स, ठीक। तो आप यही लिख लो, एफ आर मैक्स की वैल्यू होगी म्यू टाइम्स एन, ठीक। तो एफ आर की वैल्यू है एम जी शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स हो जाएगा म्यू टाइम्स एम बी स्क्वायर बाई आर। म्यू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बाइक टायर एंड कुआं, ठीक है। तो एम जी इसकी वैल्यू हो गई, तो यह आएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, एम से एम कैंसिल कर दिया मैंने, जी आर अपॉन म्यू, ठीक है।
तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर अपॉन म्यू। ठीक है, ये मेरी कंडीशन बन जाती है। मतलब अगर आपको इससे ज़्यादा स्पीड से v min निकालोगे अगर आप, तो कितना आएगा, v min आएगा आपका अंडर रूट जी आर अपॉन म्यू। मतलब व्हीकल शुड, बाइक, इनफैक्ट यहाँ पे बाइक है, ये मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड ऑफ बाइक शुड बी अंडर रूट जी आर अपॉन म्यू। ठीक है, कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए बाइक की, तब वो मौत के कुएं में सक्सेसफुली चलेगा। इसलिए आप देखोगे बहुत फास्ट चलाते हैं वो, इसीलिए इस कंडीशन को मैच करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें एक बार आप फिर से सॉल्व करना, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, और सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप सब चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। ठीक है, चलो थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप ऑब्वियसली पूछ सकते हो कमेंट करके। अब आगे के लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।